एस जयशंकर से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा खालिस्तान। एस जयशंकर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये खालिस्तानी लोगों ने जो कुछ किया है इसकी निंदा तो हो रही है। खालिस्तानी जो कर रहे हैं ये कोई नीति नहीं है, ये सिर्फ एक हवाबाजी कहते हैं जिसको हम, कि मतलब आए आपने बेवजह आपने यहाँ कोशिश करी कि हम किसी तरह नोटिस हो जाएं, हमारा प्रचार हो जाए। देखिए खालिस्तानियों ने अपना विरोध जता दिया। खालिस्तान जो है वो एक तरीके से एक नासूर की तरह रहा। जब भारत में दाल नहीं गली तो उन्होंने विदेशी धरती पर अपना कब्जा जमाना शुरू। पाकिस्तान में जो कुछ पनपता है वो आपके देश को दीमक की तरह खा सकता है। ब्रिटेन को समझना होगा, अमेरिका को भी समझना होगा। कई बार वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा देते हैं। खैर, नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के अपने लंदन के दौरे पर हैं और वहां पर कई सारी चीज़ों पर बातचीत होनी है, कई सारी चीज़ों के हस्ताक्षर होने। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी घटना हुई जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है वो ये कि एस जयशंकर की गाड़ी को कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन की सड़कों पर घेरा। न सिर्फ उनकी गाड़ी को घेरा बल्कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भी उन्होंने उनके सामने फाड़ने की कोशिश की। अब इसके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो तमाम तरह की आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं खालिस्तानियों के ऊपर। और ये पहली घटना नहीं है जब खालिस्तानियों ने इस तरीके से पंगा लेने की कोशिश की है या यूं इस तरीके से भारत के खिलाफ उनका जो उन्होंने अपना गुस्सा था या जो भी है उनने कायराना हरकत करने की कोशिश की। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते दिनों तमाम मुद्दों को लेकर, अपने तमाम बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। आज उन्हीं सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण तिवारी सर हैं। तो सर, एस जयशंकर अपने आप में एक बड़ा ओहदा, बड़ा नाम है इस वक्त, और जिस तरीके से जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है, उनकी विदेश नीति को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के। अब वो लंदन में गए हुए थे और खालिस्तानियों ने इस तरीके की कायराना हरकत करने की कोशिश की। हालांकि इसे सुरक्षा में बड़ी चूक भी माना जा रहा है। ये सबसे पहले ब्रिटेन के लिए बड़ी चिंता का विषय है और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। जो मेज़बान देश होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ आए मेहमानों की सुरक्षा करे। ख़ास तौर पर भारत जैसा देश। भारत अहिंसावादी देश है। भारत कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन भारत से जलन रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। भारत की अखंडता पर प्रहार करने का असफल प्रयास करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कई संगठन हैं, उनमें से खालिस्तान एक है। खालिस्तान ने अपनी जड़ें कनाडा में बना रखी हैं। किस तरीके से वो यहाँ से भगाए गए इसका भी एक पूरा इतिहास है भारत में। खालिस्तानियों ने बहुत परेशान किया। हमने देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री को खोया, इंदिरा गांधी जी को। और खालिस्तान जो है वो एक तरीके से एक नासूर की तरह रहा। जब भारत में दाल नहीं गली तो उन्होंने विदेशी धरती पर अपना कब्ज़ा जमाना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, खालिस्तान से जोड़ दिया जाता है कि जितने भी लोग रह रहे हैं या जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको जोड़ दिया जाता है, जो नितांत गलत है। ये ठीक ऐसा ही एक उग्रवादी संगठन है जैसा कि कोई एक संगठन अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए कुछ एजेंडे का इस्तेमाल करता है और वो फिर उनकी फंडिंग से लेकर, जैसे पन्नू जैसे लोग हैं और भी कई अन्य लोग हैं, निज्जर जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों के बहुत नाम आते रहे हैं जो भारत के ख़िलाफ़ अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचते रहे हैं। अब जब षड्यंत्रों से भी बात नहीं बन रही है तो वो इस तरह की कायराना हरकतें करते हैं। सांकेतिक रूप से भारतीय तिरंगे का जो हमारे दिल में बसता है उसका अपमान करना हो। कनाडा में बड़ा आम होता है। अच्छा, कनाडा में भी बहुत बड़ा समुदाय है, वो डर की वजह से वहाँ दादागिरी और गुंडागर्दी है। कनाडा में खालिस्तानियों का बड़ा आतंक इसलिए है क्योंकि उनकी ताकत ज़्यादा है। जो लोग उनके साथ में नहीं हैं उनको भी मजबूरन कई बार उनके सुर में, जैसे भीड़ है, 15 गुंडे खड़े हुए हैं तो क्या करेंगे। 15 गुंडों के सामने कई बार 100 लोग, जो जनता होती है, सामान्य जनता होती है, उसको भी घुटने टेकने पड़ते हैं। बस बिल्कुल यही स्थिति होती है। ये स्टेज्ड है और इसमें मैं ब्रिटेन सरकार की भी एक बहुत बड़ी कमी पाता हूँ, बहुत बड़ी कमज़ोरी पाता हूँ। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता रहा है वहाँ पाकिस्तानी लॉबी बड़ी हावी होती रही है, अब खालिस्तानी लॉबी जो है वो हावी हो रही है। और कई बार क्या होता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ऐसे देश जो हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये भूल जाते हैं ये वहाँ पे नहीं पैदा हुए हैं, ये खालिस्तानी वहाँ के नहीं हैं और जितने ये उग्रवादी संगठन हैं ये वहाँ के नहीं हैं, ये है पाकिस्तान प्रायोजित। पाकिस्तान की जैसे वहाँ पे जो तालिबान पलता है या वहाँ का आतंकवाद हम जानते हैं, बिल्कुल ठीक उसी के द्वारा पोषित ये आतंकवाद रहा है। बेशक इसका थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ है लेकिन ये है उन्हीं के द्वारा पोषित।
तो पाकिस्तान में जो कुछ पनपता है वो आपके देश को दीमक की तरह खा सकता है। ये ब्रिटेन को समझना होगा, अमेरिका को भी समझना होगा। कई बार वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा देते हैं। खैर, एस जयशंकर से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा खालिस्तान को। इसकी बहुत बड़ी वजह है, एक तो एस जयशंकर का व्यक्तित्व, वो कभी किसी से झगड़े में नहीं रहे, कभी किसी के खिलाफ आपत्तिजनक बात नहीं कही। भारत की विदेश नीति को आप देखिए, जब से एस जयशंकर एक बहुत ही उम्दा अधिकारी रहे हैं। उन्होंने दुनिया की तमाम जगहों पर कार्य किया है एक राजनयिक के तौर पर। उनको जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कार्यकाल दिया तो उनके लिए भी आश्चर्य का विषय था। और मैं बार बार कहता हूँ, कई और मौक़ों पर भी मैंने कहा है कि एस जयशंकर जैसे लोगों को अपनी कैबिनेट में लाना ये एक बहुत ही शानदार निर्णय रहा कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ या उनका जो अनुभव है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर आप देखते थे कि अधिकारियों को, ऐसा नहीं कि पहले भी इतिहास में मौके मिलते रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, एस जयशंकर हैं, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका कुशल नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़े काम का है। आमतौर पर हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ऐसे पदों पर पाते थे, कार्य अधिकारी करते थे, लेकिन मान लीजिए मंत्री पद पर भी एक अधिकारी पद की समझ रखने वाला व्यक्ति बैठा हो तो वो कितना कारगर हो सकता है। हाल के दिनों में आपने विदेशों में देखा प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार, या फिर इंडियन डायस्पोरा से उनके जितने संवाद होते हैं, या फिर अलग अलग देशों में बड़ी तेज़ी से आप विजिट देखते हैं। जब से प्रधानमंत्री 2014 से ही लगातार सतत ये सिलसिला जारी है। और विदेशों में भारतीय पताका फहराने में जो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मजबूत हुआ है, उसके पीछे अगर कोई दिखाई देता है तो वो है एस जयशंकर। उनकी रणनीति, उनका अनुभव, उनके संपर्क और संबंध जो विदेशी धरती पर बने हुए हैं। एस जयशंकर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये खालिस्तानी लोगों ने जो कुछ किया है इसकी निंदा तो हो रही है। अच्छा सर, एक जो एस जयशंकर, जब आप आतंकी कनेक्शन हम जोड़ते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, एस जयशंकर ने अभी बीते दिनों एक बयान भी दिया था जो पीओके को लेकर उनका बयान था, हाल ही का बयान है। तो आपको लगता है कि वो जो फंडिंग की आप बात कर रहे हो, जिसमें आप पाकिस्तान की मिली भगत बता रहे हो, वो वहाँ का भी, उस बयान का भी एक बड़ा असर ये हो सकता है? कूटनीति जो होती है वो साइलेंट होती है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर नहीं। ये जैसे जो ये कायराना हरकत जैसे आपने कहा, खालिस्तानी जो कर रहे हैं ये कोई नीति नहीं है, ये सिर्फ एक हवाबाजी कहते हैं जिसको हम, कि मतलब आए आपने बेवजह आपने यहाँ कोशिश करी कि हम किसी तरह नोटिस हो जाएं, हमारा प्रचार हो जाए। देखिए खालिस्तानियों ने अपना विरोध जता दिया। और देखिए एक तरीका होता है कूटनीति का बिल्कुल बिना बोले कार्य करना। हालांकि एक सवाल पूछा, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा एस जयशंकर साहब से कि मैं आपको नर्वस कर दूंगा, अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ उससे आप नर्वस हो जाएंगे, कश्मीर के ये हालात हैं, वो हालात हैं, तमाम वो झूठ जो कहा जाता है। तो एस जयशंकर जी ने बड़ी सौम्यता के साथ में इसका जवाब दिया। ऐसे कोई और नेता होता तो इसको टाल जाता कि अरे ये क्या है, ये सब हमसे पूछने का नहीं। उन्होंने अटेम्प्ट किया उसको, और उन्होंने कहा देखिए कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से विकास चल रहा है, हमने वहाँ पर व्यवसाय की, नौकरियों की, इन सब चीज़ों पर जो फोकस किया था उसका कार्य करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके का ज़बरदस्त उत्साह वोटर्स में देखने को मिला कश्मीर चुनाव के दौरान और सफलतापूर्वक राज्य के चुनाव हुए हैं, उससे एक और चरण पूरा होता है। और फिर एक और चरण पूरा हो जाएगा जब पूरी तरह से विकास हो जाएगा, जब पीओके यहाँ शामिल हो जाएगा। इस पर लोग हंसने लगे वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एकदम एक झटके में एक बड़ा कड़ा बयान दे दिया। हालांकि भारत के विदेश मंत्री हैं और एस जयशंकर जब ये बात कहते हैं तो इसको गंभीरता से लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ समय पहले कह चुके थे हमको इस पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, एक समय ऐसा आएगा जब पीओके के लोग खुद ही परेशान होकर ये दबाव, और बनने लगा है, ये बात सही है, पीओके में दबाव बन रहा है कि वो भारत में आ जाए। उसकी वजह क्या है, पीओके के जितने संसाधन, अरे स्वर्ग है वो, जो कश्मीर आप कहते हैं ना, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा और बड़ा मजबूत हिस्सा जो है वो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी सेनाओं ने कब्जा रखा है, चीन की वहाँ पर सेनाएं तैनात हो गई हैं। ये सारी स्थितियाँ ये बताती है कि वहाँ का जो स्थानीय निवासी है, जिसको ठग लिया गया, झूठ पहले तो प्रचारित किया गया, झूठा प्रचार किया, आपको कब्जा लिया, अब फिर वो हिस्सा पीओके का हिस्सा, जब ये कश्मीर असली जो कश्मीर अभी है भारत के पास में और जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, वो लोग जब ये देखते हैं कि देखिए ये कश्मीर कितना विकास कर रहा है, यहाँ पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, यहाँ का युवा संभावनाएं तलाश रहा है, पूरे भारत के साथ जुड़ रहा है, भारत में इसकी स्वीकार्यता देखिए कितनी बड़ी है। कश्मीरी आज एक भारतीय है और भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में उसी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता से जा रहा है। इन चीज़ों को देखकर पीओके के लोगों को लगता है हम क्या सेना के शासन में ही, सेना की तानाशाही के बीच में ही, सेना के जुल्मों के बीच में ही हम अपने बच्चों को पालने के लिए मजबूर है। तो वहाँ विरोध के सुर उठने लगे, विरोध के सुर उठते हैं, सेना उसको दबाने का प्रयास करती है, वहाँ पर एक क्रांति की आग सुलग रही है। वो चाहते हैं कि पूर्ण कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा इंटैक्ट रहे, जो कि है,
और जो झूठ का प्रचार किया गया वो धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। इससे लोग सकपकाए हुए हैं। पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। वो कर क्या रहे हैं? पीओके के जो संसाधन होते हैं वो वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होने के बजाय आतंकी उसके पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो सारे संसाधन जा रहे हैं। लोग वहाँ के समझ गए हैं पीओके के, वो चाह रहे हैं, ये आवाज़ उठने लगी है। भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत जोर ज़बरदस्ती में कभी बिलीव नहीं करता है। भारत की ये स्पष्ट रणनीति रही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कुछ कहता है उसको भी हम बड़े गौर से सुनते हैं कि यूएन कुछ कह रहा है। ऐसा नहीं कि हम किसी अन्य ताकतवर देश की तरह यूएन कहता रहे तो कहता रहे हम युद्ध करेंगे। आप देख रहे हैं कितना यूनाइटेड नेशंस कुछ भी कहता रहता है। यूक्रेन रशिया हो ही रहा है, इजराइल हमस हो ही रहा है, अमेरिका को जहाँ जो करना होता है वो करता ही करता है। लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ करता, किसी से डरता नहीं है। भारत की अपनी ताकत है। भारत चाहे तो अपनी मन मर्जी कर सकता है। भारत चाहे जब सेना भेज सकता है, और करके दिखाया हमने। जब बहुत ज़रूरत पड़ी तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए करके दिखाया। पीओके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत इस बात को जानता है कि वो जनता है जो कश्मीर की जनता है, और मैं तो कहूँगा भारत की जनता है, वो चाहती है कि हमारा विकास भी वैसे ही हो। वो जनता आवाज़ उठाएगी। वहाँ क्रांति हो रही है, परेशान हो रहे हैं, और वो पीओके जिस दिन शामिल होगा भारत में, जब आपके पास पूरा कश्मीर होगा तो उसके बाद में देखिएगा। हालांकि अब ये जैसे ही मैं कह रहा हूँ तो कहेंगे अरे ये तो बातें होती रही हैं। 370 यहाँ से हटा नहीं सकता कोई माइका लाल, ये भी तो कहा जाता था, हट गई ना। ये कभी जो है यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकते शांतिपूर्ण तरीके से, कहा जाता था ना। यहाँ बंदूकों के साए में ही ज़िंदगी जीना पड़ेगी, यहाँ फ्रीडम नहीं हो सकती, यहाँ दहशतगर्दी जो है वो पनपती रहेगी, यहाँ के युवा के हाथ में सिर्फ हथियार रहेंगे। इसी तरह की साजिश थी। लेकिन आज वहाँ का युवा जो है अपने करियर के बारे में सोचता है, एग्ज़ाम्स के बारे में सोचता है, देश में अलग अलग जगहों पर कार्य करता है। हालांकि ये बात भी सही है कि जहनियत बड़ा मुश्किल काम होता है। आज भी वहाँ पर जहन में बहुत कुछ भर रखा है, उस जहर को निकालने में सब, और यही भारत की रणनीति है। भारत चाहता है कि वहाँ का व्यक्ति जो है वो पहले उस बात का एहसास करे कि सत्य क्या है। और देख लो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कश्मीर का जो बदलाव है वही बदलाव पीओके का बदलाव होगा, और पीओके के लोग अपने आप इस मांग को उठाने लग गए हैं, और बहुत जल्दी ये स्थिति बन सकती है। तो एस जयशंकर ने जो कहा वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सवाल के जवाब में कह दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भारत ने हमेशा से अखंड कश्मीर को अपना हिस्सा माना है, वो हमेशा से हमारा हिस्सा रहा है। हम तमाम मंचों पर ये कहते रहे हैं, और पीओके अगर हमारे पास आएगा तो वो भी इसी तरीके से आएगा कि वहाँ की जनता जो है इसके लिए अपनी एक पूरी क्रांति करेगी। तो भारत इसके लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करेगा। हाँ, भारत का अभी पूरा फोकस इस पर है कि जो कश्मीर अभी हमारा हिस्सा है, उस कश्मीर में हम इतना विकास करें, इतना कार्य करें कि कश्मीर की जनता कहे कि हाँ देखिए ये है भारत सरकार, और ये है कश्मीर जो भारत की शरण में रहकर, या भारत ने जिसका विकास किया, या जो भारत का हिस्सा होता है वो कितना संपन्न होता है। तो पीओके में भी यही मांग उठेगी। देखिए, कहते ही कई बार कन्फ्यूजन होता है कि भारत का हिस्सा होते हुए और ये होते, उसकी वजह है क्योंकि वहाँ उस टेरिटरी को ऐसा बना दिया गया, और लोगों के जहन से इसी बात को निकालना है। ये हम आप नोएडा में, दिल्ली में खड़े होकर ये बात कर ले, लेकिन जब आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में एक जहनियत है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके प्रयास चल रहे हैं बड़ी सकारात्मक दिशा में, और मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए, बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने इस तरफ बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए। एस जयशंकर जैसे बहुत ही अनुभवी लोगों की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक नतीजे बड़े जल्दी देखने को मिलेंगे। एस जयशंकर की हम बात कर ही रहते तो चलते चलते एक बार, क्योंकि आपने कई विदेश मंत्रियों के टर्म देखे होंगे, कई टेन्योर उनके देखे हैं आपने। सुषमा स्वराज का नाम आता है, सलमान खुर्शीद का भी नाम आता है, उस दौर में यूपीए सरकार में रहे वो। बेहतरी की बात, हालांकि सबके अपने पोर्टफोलियो अलग होंगे, सबके अपने काम करने के तरीके अलग होंगे, लेकिन विदेश नीति के मामले में क्या लगता है, मतलब आपको कैसे सबके पोर्टफोलियो को आप डिफाइन करेंगे, या फिर कैसे सबसे अलग करेंगे? हम मैंने कार्यकाल अटल जी का भी नाम ले सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम ले सकते हैं, और भी ऐसे मतलब इतिहास में जाएंगे। देखिए, अब भारत बहुत बदल गया है। सबसे पहले तो आप भारत को देखिए। हम जब इतिहास की बात करते हैं तो गौरवशाली लगता है हर समय, लेकिन आज जो भारत की स्थिति है, दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर, विकसित बनाने का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखना प्रधानमंत्री मोदी का, और साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो शक्ति देखने को मिलती है, दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां जिस उम्मीद की निगाह से भारत की तरफ देखती हैं, वो बिल्कुल अलग है। अब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरह से भारत को लेकर बदल गया है, वो दृष्टि बदल गई है।
अब भारत वो मजबूर देश नहीं है जिसको किसी से कुछ मांगना पड़ता। अब भारत की तरफ आप उम्मीद की निगाह से देखते हैं, और विश्वास करिए अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें तक भारत से दोस्ती करने का मतलब सिर्फ निजी संबंध नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंध हैं इसलिए दो देशों के बीच में अच्छे संबंध हो जाएंगे, या व्लादिमीर पुतिन के साथ में कोई अच्छे संबंध होंगे, या फिर हम देखते हैं हम चीन को भी साधते हैं, आप देखते हैं हम पुतिन को भी साधते हैं, आप देखते हैं हम यूक्रेन को भी साधते हैं, आप देखते हैं कि इजराइल के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं, फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे, खासतौर पर इंदिरा गांधी जी के समय पर कांग्रेस शासनकाल में, लेकिन हमने फिलिस्तीन वाली नीति को भी नहीं छोड़ा है। हमारी ये जो गुटनिरपेक्षता की एक नीति लंबे समय से चली आई, तटस्थता की नीति चली आई, उसने हमको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया। भारत का एक सीधा मानना है, ना हम आपके झगड़ों में पड़ रहे हैं, ना हम किसी किस्म के झगड़ों का समर्थन करते हैं, ना हम इसके साथ ना उसके साथ, हम सबके साथ हैं। जो शांति की बात करेगा, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होगा, जो विकास की बात करेगा, हम उसके साथ में हैं, और हमारी यही नीति है। आप भी हमारे साथ आकर खड़े हुए, आज देखिए दुनिया का कौन सा देश है जो भारत के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है व्लादिमीर पुतिन की कि वो जानता है कि अमेरिका के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, फिर भी वो चाहता है कि भारत के साथ उनके संबंध मजबूत बने रहे? क्या वजह होगी? इसकी वजह बहुत स्पष्ट। चीन भी कई जगहों पर दो कदम पीछे खींचकर आज अगर भारत के साथ समझौते करता है और अपनी हद में रहता है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है भारत की बढ़ती हुई शक्ति। भारत की ये बढ़ती हुई शक्ति हर मोर्चे पर है। देखिए, सांस्कृतिक उत्थान, दार्शनिक उत्थान यहाँ पे हमेशा से रहा है, विज्ञान का उत्थान यहाँ पर हमेशा से रहा है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, चाहे मेक इन इंडिया हो, भारत में व्यवसाय को बढ़ाने की बात हो, भारत आज बढ़ रहा है। जो आपका प्रश्न था कि आप विदेश नीतियों को कैसे अलग अलग कंपेयर करते हैं, विदेश मंत्री के तौर पर विदेश नीति मैं उसको कहूँगा विदेश नीति इसलिए क्योंकि अलग अलग जो कार्यकाल होते हैं या समय होते हैं उसमें विदेश नीति बड़ी महत्व की होती है। आज विदेश नीति को देखिए, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से तूफानी दौरे किए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, आप देखेंगे चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, दुनिया का कोई हिस्सा हो, किसी ऐसे देश में जब वो बहुत सालों बाद जा रहे हों, वहाँ पर भी आप देखेंगे भारतीय जो हैं वो बिल्कुल उत्साह के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई देते हैं, हज़ारों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा लगता है भारत में कोई रैली चल रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आज की विदेश नीति। इस विदेश नीति के नायक कौन है? भले ही पीछे हैं, एस जयशंकर है। तो विदेश मंत्री के तौर पर बहुत ही सक्सेसफुल मैं मानता हूं आज जो एस जयशंकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीते समय में भारतीय विदेश नीति में कार्य नहीं किए गए। हमने गुटनिरपेक्षता की नीति पुरानी थी, तटस्थता की नीति पुरानी थी, भारत ने एक सतत विकास किया है, तो उन लोगों का भी, उन मंत्रियों का भी उतना ही योगदान है। आज क्योंकि स्थितियाँ बदल गई हैं, आज हमारे पास चैलेंजेस, हमारी यात्राएँ आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से यात्राएँ हो रही हैं। आज हमारे जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो बढ़ गए हैं। आज तमाम देशों के साथ में हमारे संवाद बहुत तेज़ी से, तो आज काम बढ़ गया है। तो काम बढ़ गया है तो जिसके माथे काम आया वो काम ज़्यादा कर रहा है। वो कौन है? एस जयशंकर हैं। तो जाहिर तौर पर आज जो वो कर रहे हैं वो अनमैचेबल है। उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई, क्योंकि वो सिर्फ एक वो राजनेता तो है ही नहीं, वो बिल्कुल राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं रहा दूर दूर तक। वो खुद कहते भी हैं, बोले मुझे तो विश्वास ही नहीं था, जब मेरा एक अधिकारी के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ तो मुझे नहीं पता था कि मुझे अचानक से जो है विदेश मंत्री बनाया जाएगा, ये दायित्व दिया गया। अच्छा, दायित्व को कितनी खूबसूरती से, क्योंकि वो जानते हैं वो इन जो आप विदेश मंत्रियों के नाम ले रहे हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, तो उनके कार्य को भी उन्होंने क्लोजली देखा, उनके लिए भी नीतियां बनाई। जब आज खुद विदेश मंत्री हैं और उनके अंडर में एक टीम काम कर रही, तो उसको कितने अच्छे से ऑपरेट कर रहे होंगे। और यही ताकत है, ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, जो फिर आप देखते हैं कि अलग अलग मंत्रालयों में देखने को मिलता है। आज काम करने वाले लोगों को मौका देना, रेगुलर इंटरवल पर उनके काम की एनालिसिस करना, कौन कितना काम कर पाया है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको वो कैसे निभा रहा है, उसके आउटकम क्या आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर बड़ा काम होता है। ऐसा आसान नहीं होता कि कोई मंत्री बन गया तो बस मंत्री बन के कुर्सी पर बैठा हुआ है, बड़ा जिम्मेदारी का काम है। एस जयशंकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस भूमिका को निभा रहे हैं। एस जयशंकर के खिलाफ ये जो खालिस्तानियों का प्रदर्शन है, इससे खालिस्तानियों ने अपनी बद पिटवाई है। एस जयशंकर जो हैं बड़े सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति भी हैं और वो इस झंझट में पड़ते भी नहीं है। उनकी अपनी एक नीति है, उनको पता है उनके कुछ टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका जो अनुभव रहा है, उनका जो वर्किंग स्टाइल रहा है, उन्होंने जो जो टारगेट फिक्स किए हैं वो अपने कार्यकाल में ज़रूर पूरे करेंगे। उसमें पीओके वाली बात तो आज उन्होंने कह दी, वो उत्साहित कर रही है लोगों को। तो एस जयशंकर की जो विदेश नीति है, अब भारत की बढ़ती हुई जो धमक है, दुनिया में बढ़ती हुई ताकत है, उसी की ये वजह है कि कुछ ऐसे खुटपेच करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक हो, चाहे वो आतंकी हो, और वो मिलकर के ये छोटी छोटी कायराना हरकतें करते हैं। हालांकि भारत इनसे निपटने की ताकत भी बहुत
गुरूर के साथ और बहुत तेजी के साथ रखता है। इसके परिणाम भी आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख ही जाएंगे। हालांकि इस पूरी कायराना घटना पर आपकी क्या राय है और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।